हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनसीईआरटी वी यूपीएससी। आज हम जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट एक टॉपिक करेंगे। वैसे ये टॉपिक जो है क्लास 10th में पॉलिटिकल साइंस के अंदर दे रखा है। बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कॉम्पिटिटिव प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग भी। जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट। देखिए, ये जो सोशल डिफरेंसेस हैं, ये कई सारे सोशल डिविजन्स जो हैं वो क्रिएट करते हैं। ये जो फैक्टर्स हैं, कैसे ये पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली एंड सोशली ये किस तरीके से डिस्क्रिमिनेटरी अप्रोच जो है वो अपनाई जाती है, कैसे इनइक्वल ट्रीटमेंट होता है इन तीनों फैक्टर्स के बेसिस पर। क्या इसका पॉलिटिकल एक्सप्रेशन है, किसका? जेंडर का, रिलीजन का एंड कास्ट का। ये है आपका चैप्टर और ये है आपका टॉपिक। देखिए, फर्स्ट जो फैक्टर है वो है जेंडर एंड पॉलिटिक्स। क्या है जेंडर एंड पॉलिटिक्स? सबसे पहले तो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट टर्म है जिसको हम बोलते हैं सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर, या पब्लिक प्राइवेट डिवीजन भी बोला जाता है। देखिए, क्योंकि हमारी सोसाइटी एक पेट्रियार्की सोसाइटी है। पेट्रियार्की का क्या मतलब है आप यहां पे देखिए। ए सिस्टम ऑफ मेल डोमिनेटेड सोसाइटी वेयर मैन आर वैल्यूड मोर ओवर वुमेन। तो ऐसी जो सोसाइटी है जहां पे मेल डोमिनेंस है, जहां पे क्योंकि मेल डोमिनेंस है तो उन्होंने सारी पावर अपने को ही दी है। वहां पे फीमेल्स को, विमेन को जो है वो डिसरिगार्ड किया गया है। और इसी बेसिस पर जो वर्क है, वर्क का जो डिवीजन किया गया, क्योंकि मेल डोमिनेटेड थे तो उन्होंने क्या किया, सारे इकोनॉमिक वर्क और आउटसाइड वर्क ये डिस्ट्रीब्यूट किए मैन को। एंड ऑल द डोमेस्टिक कोर्स जो है, जो घर के काम जो है, चाहे वॉशिंग क्लोथ्स हो, केयरिंग ऑफ चिल्ड्रन हो, घर के जो काम है वो कौन करेंगे? विमेन करेंगे। तो ये जो पब्लिक प्राइवेट डिवीजन है, इसी को बोला जाता है सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर। ये सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर क्यों क्रिएट हुई? ऐसी ही क्यों क्रिएट हुई? क्योंकि पेट्रियार्की की वजह से। और ऐसी सोसाइटी जहां पे पेट्रियार्की है उसको हम बोलते हैं पेट्रियार्कल सोसाइटी। तो अगर पूछा जाता है व्हाट डू यू मीन बाय पेट्रियार्कल सोसाइटी? अ सोसाइटी विच वेयर पेट्रियार्कीज प्रिवेल, जहां पे पेट्रियार्की प्रिवेल करती है उसको हम पेट्रियार्कल सोसाइटी कहते हैं। अब क्योंकि पेट्रियार्कल सोसाइटी होती है तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ये डिमांड करते हैं कि ये जो डिस्क्रिमिनेशन है, जेंडर बेस्ड जो डिस्क्रिमिनेशन है वो नहीं होना चाहिए। एक ऐसा पर्सन जो इस बात में बिलीव करता है कि मेन और वुमेन के राइट्स इक्वल हो, उनको अपॉर्चुनिटीज इक्वल मिले, उसको हम बोलते हैं फेमिनिस्ट। और विमेन के राइट्स को लेके, उनके डिस्क्रिमिनेशन जो उनके अगेंस्ट किया जाता है उसको हटाने को लेके, इक्वल ट्रीटमेंट को लेके जो बहुत सारे मूवमेंट्स हुए, उनको हम बोलते हैं फेमिनिस्ट मूवमेंट्स। तो क्या है डेफिनेशन फेमिनिस्ट मूवमेंट्स की? विमेन्स मूवमेंट्स एम्ड एट इक्वालिटी इन पर्सनल एंड फैमिली लाइफ एज वेल। पर्सनल लाइफ में, फैमिली लाइफ में, सोशल लाइफ के अंदर विमेन के साथ में कैसी अप्रोच अपनाई जाए? इक्वल अप्रोच अपनाई जाए। तो इसको लेके जो मूवमेंट्स हुए उनको बोलते हैं फेमिनिस्ट मूवमेंट। अब देखिए, सेकंड पॉलिटिकल एक्सप्रेशन जो है जेंडर डिवीजन का, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। देखिए, क्योंकि ये जो फेमिनिस्ट मूवमेंट हुए, इन मूवमेंट्स ने क्या किया? वुमेन एम्पावरमेंट में एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया। पब्लिक लाइफ में भी आज हम विमेन को हर सेक्टर के अंदर, चाहे वो साइंटिस्ट हो, डॉक्टर्स हो, इंजीनियर्स हो, लॉयर्स हो, हर सेक्टर्स के हम अंदर हम उनको देख सकते हैं, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो चाहे वो पब्लिक सेक्टर हो। ऐसी बहुत सारी कंट्रीज है जहां पे विमेन की कंडीशन जो है बहुत ज्यादा अच्छी हैं, और दैट इज ऑल्सो गुड। जैसे स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड में, यहां पे विमेन का जो पार्टिसिपेशन पब्लिक लाइफ में बहुत अच्छा है। अब देखिए, एक टॉपिक है जो कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जामिनेशन में भी, कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन जो है, इसकी फॉर्म्स इंडिया में हम किस तरीके से देख सकते हैं। फॉर्म्स ऑफ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन कैन बी सीन इन इंडिया बाय दीज फॉलोइंग वेज। ये बहुत सारे तरीके हैं, और बहुत तरीके इन सेंस मतलब जो प्रैक्टिस में आते हैं, जो हम डेटा फैक्ट्स के बेसिस पर कह सकते हैं कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हमारे यहां पे प्रैक्टिस होता है। फर्स्ट, लिटरेसी रेट। हम लिटरेसी रेट से डिफरेंस समझ सकते हैं। यहां पे हम लिटरेसी रेट में अगर डिफरेंस समझें तो आप देख सकते हैं 2001 के सेंसस के अकॉर्डिंग विमेन 54%, मेन 76%। ये भी एक आपको शार्प डिफरेंस बता रहा है। 2011 का सेंसस हुआ, उसमें भी ये डिफरेंस आपको देखने को मिला।
और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ड्रॉप आउट रेशियो जो है गर्ल्स के अंदर, अभी ड्रॉप आउट रेशियो क्या है कि एडमिशन तो लिया लेकिन हायर एजुकेशन में जाने से पहले ही जो है लाइक दे आर ड्रॉपिंग आउट फ्रॉम द एजुकेशन सिस्टम, तो वो गर्ल्स का बहुत ज्यादा हायर एजुकेशन में। सेकंड, प्रोपोर्शन जो है हाई पेड जो जॉब्स हैं, जो वैल्यूड जॉब्स हैं, उनमें विमेन का जो शेयर है, जो रेशियो है, बहुत कम है। परसेंटेज ऑफ विमेन वर्किंग इन द हाई पेड एंड वैल्यूड जॉब्स आर वेरी वेरी लेस। ये भी हमें बताता है कि किस तरीके से जेंडर डिस्क्रिमिनेशन और डिस्क्रिमिनेटरी अप्रोच सोसाइटी के अंदर अपनाई जाती है। थर्ड, विमेन जो है मेन से लेस पे की जाती है इक्वल वर्क में भी। हालांकि अपने देश के अंदर इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट है 1976, जिसमें प्रोविजन है इक्वल वेजेस फॉर इक्वल वर्क। इन स्पाइट ऑफ दैट बहुत सारी जगह हम देखते हैं कि स्पेसिफिकली विमेन सेम ही वर्क कर रही है बट उनको पे लेस किया जाता है। जेंडर रेशियो, इससे भी हम एक डिस्क्रिमिनेटरी अप्रोच जो है वो देख सकते हैं। 943 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग, जो बहुत लो है। उसके अलावा फीमेल इन्फेंटिसाइड, इसका बहुत बड़ा रीजन है। फीटस के अंदर ही पता लगा लिया जाता है कि भाई गर्ल चाइल्ड है या बॉय चाइल्ड इन्फेंट है, तो उसको उसी फीटस के अंदर कल किल कर दिया जाता है अगर गर्ल चाइल्ड है तो। सो ये जो जेंडर सेलेक्टिव अबॉर्शन है, इसकी वजह से भी क्या हुआ है, चाइल्ड सेक्स रेशियो जो है, चाइल्ड जेंडर रेशियो जो है, उसमें भी बहुत डिक्लाइन आया है। अब देखिए विमेन्स पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, यहां पे हम शार्प डिफरेंस जो है वो देख सकते हैं। पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन जो पिछली लोकसभा थी हमारी 2019 लोकसभा, उसमें 14.36% था, और इवन जो करंट लोकसभा बनी है 2024 के अंदर, उसमें इवन लेस हो गया। पिछली बार 78 विमेन एमपीज थी, इस बार 74 ही है। तो पिछली बार 14.36% रिप्रेजेंटेशन था, इस बार 13.63 रिप्रेजेंटेशन, 14% से भी लेस रिप्रेजेंटेशन हो गया है। तो दिस इज ऑल्सो वेरी कंसर्निंग फैक्टर। कुछ स्टेट असेंबलीज है वहां पे तो इवन 5% है रिप्रेजेंटेशन। हालांकि लोकल गवर्नमेंट में क्योंकि ये प्रोविजन है 73rd 74th अमेंडमेंट जो किया गया था 1992 में, उसमें स्ट्रिक्टली ये प्रोविजन कर दिया गया कि 1/3 रिजर्वेशन होगा वुमेन के लिए, तो वहां पे कंडीशंस कुछ अच्छी हैं। लेकिन हम बहुत सारी जो है बातें ऐसी सुनते हैं कि किस तरीके से सरपंच या प्रधान बन तो महिला गई, लेकिन वर्क जो है उनके पति कर रहे हैं, बेटे कर रहे हैं, है ना, इस तरीके से जो है भाई वर्क कर रहे हैं, पिता वर्क कर रहे हैं, ऐसे भी हमें देखने को मिलता है। हालांकि फिर भी ओवरऑल लगभग 10 लाख और उससे ज्यादा जो है वो वुमेन रिप्रेजेंटेटिव्स सक्सेसफुली लोकल गवर्नमेंट्स के अंदर वर्क करी, ये अच्छी बात है। थर्ड, लोकसभा और स्टेट असेंबलीज में रिजर्वेशन को लेके बहुत लंबे टाइम पीरियड से डिमांड चल रही थी और बहुत लंबे टाइम पीरियड से एक बिल भी पेंडिंग था, जो कि 29 सितंबर 2023 को पास करवा लिया गया, जिसका नाम है नारी शक्ति वंदन अधिनियम, जिसमें 1/3 रिजर्वेशन जो है वो लोकसभा के अंदर और स्टेट असेंबलीज में, विधानसभाओं में दे दिया गया है विमेन को। सेकंड फैक्टर, अभी तक हमने फर्स्ट फैक्टर कर लिया इसमें, वो है जेंडर। सेकंड है रिलीजन, कम्युनिज्म एंड पॉलिटिक्स। देखिए जब रिलीजियस डिफरेंसेस और डिवीजन जो है रिलीजियस बेसिस पर हो तो उसको हम कहते हैं एक तरीके से कम्युनल बेस्ड डिवीजन। अब ये जो पॉलिटिकल एक्सप्रेशन है रिलीजियस डिफरेंसेस का, उसको हम देखते हैं तो उसमें सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट बात जो गांधी जी ने बोला था, हालांकि कि रिलीजन कैन नेवर बी सेपरेटेड फ्रॉम पॉलिटिक्स। हालांकि यहां पे गांधी जी का मतलब ये कतई नहीं था कि धर्म पूरे तरीके से सारी चीजें जो धार्मिक चीजें हैं वो पॉलिटिक्स के अंदर लाई जाए। गांधी जी का मतलब था जो वैल्यूज हैं, जो मोरल वैल्यूज हैं, जो सभी रिलीजन्स को गाइड करती हैं, उन वैल्यूज को हमें अडॉप्ट करना चाहिए पॉलिटिक्स के अंदर। तो इस वजह से हम पॉलिटिक्स और रिलीजन को अलग नहीं कर सकते। तो पॉलिटिक्स कैसी होनी चाहिए? इट मस्ट बी गाइडेड बाय एथिक्स। जो रिलीजन्स के एथिक्स हैं उनसे गाइड होनी चाहिए, तो सब कुछ अच्छा होगा, ये गांधी का मानना था। उसके बाद देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है रिलीजियस जो माइनॉरिटीज होती हैं। क्या होती हैं माइनॉरिटीज अपने देश के अंदर? जैसे सिख्स हैं, जैन्स हैं, पारसीज हैं, मुस्लिम्स हैं, ये क्या है? माइनॉरिटीज। मतलब ऐसा रिलीजियस ग्रुप जो ओवरऑल पॉपुलेशन के अंदर जिनकी स्ट्रेंथ कम है, लेस है। और माइनॉरिटीज ही कम्युनलिज्म का जो रिलीजन बेस्ड पॉलिटिक्स होती है, जो रिलीजन बेस्ड डिफरेंसेस होते हैं, उसका सबसे बड़ा शिकार होती है। तो दे आर द मोस्टली विक्टिम्स ऑफ कम्युनल राइट्स। तो इसीलिए गवर्नमेंट को स्पेशल स्टेप्स लेने चाहिए माइनॉरिटीज की प्रोटेक्शन के लिए।
इसके अलावा रिलीजियस बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन में ये देखा जाता है कि जो फैमिली लॉज हैं वो कई सारे ऐसे मूवमेंट हुए, विमेन मूवमेंट हुए, जिनको फेमिनिस्ट मूवमेंट भी कह सकते हैं, कि स्पेसिफिकली रिलीजन ओरिएंटेड जो फैमिली लॉज है। फैमिली लॉज क्या होते हैं? ऐसे लॉज जो फैमिली रिलेटेड मैटर्स को डील करते हैं, जैसे मैरिज, डिवोर्स, अडॉप्शन, इनहेरिटेंस। तो हमारे देश के अंदर रिलीजन बेसिस पर फैमिली लॉज है, इसीलिए ये डिमांड उठ रही है कि जो फैमिली रिलेटेड मैटर्स हैं वो भी यूनिफॉर्मली जो है वो डील होने चाहिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड की डिमांड उठ रही है कि भाई सारे रिलीजन के लोग, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो सिख हो, पारसी हो, सबको एक ही तरीके से उनके फैमिली रिलेटेड मैटर्स को डील किया जाना चाहिए। हालांकि अभी तक हमारे देश में अंदर क्या है, फैमिली लॉज हैं, जैसे हिंदू मैरिज एक्ट है, मुस्लिम पर्सनल लॉ है, पारसी एक्ट है, क्रिश्चियन लॉ है, सेकुलर एक्ट है, इस तरीके से अलग अलग एक्ट कानून है। तो उनके अकॉर्डिंग जो है फैमिली रिलेटेड मैटर्स को डील किया जाता है। तो बहुत सारे विमेन मूवमेंट्स हुए हैं स्पेसिफिकली कि ऐसे ये जो फैमिली लॉज हैं ये डिस्क्रिमिनेटरी अप्रोच अपनाते हैं विमेन के अगेंस्ट। तो इसलिए क्या होना चाहिए, इक्विटेबल लॉज होनी चाहिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। रिफॉर्म की बातें हो रही हैं। हर सारे रिलीजियस ग्रुप जो हैं उनको इक्वली ट्रीट किया जाए, लोग अपने आप को पॉलिटिकली हर तरीके से एक्सप्रेस कर सकें, अपनी नीड्स, अपनी डिमांड्स, ठीक है। एज ए रिलीजियस ग्रुप ऑल्सो वो अपनी डिमांड्स को एक्सप्रेस कर सकें। अब कम्युनलिज्म क्या होता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यहां पे देखिए, एक ऐसी आइडियोलॉजी जो यूनाइट करती है, कंसोलिडेट करती है एक कम्युनिटी को रिलीजियस बेसिस पर किसी दूसरी कम्युनिटी के अगेंस्ट। तो इसीलिए कम्युनलिज्म खतरनाक है। हालांकि कम्युनिटी की बात करना, रिलीजियस ग्रुप अपनी बात, डिमांड्स आगे रखता है, वो रॉन्ग नहीं है, बट अगर ऐसा कंसोलिडेशन हो किसी दूसरी कम्युनिटी के अगेंस्ट रिलीजियस बेसिस पर, तो वो कम्युनलिज्म है और वो खतरनाक हो सकता है। अब ये कम्युनल पॉलिटिक्स क्या होती है? कम्युनल पॉलिटिक्स के अंदर रिलीजन जो है वो बेसिस होता है सोशल कम्युनिटी का। एक रिलीजन और उसके जो फॉलोअर्स हैं तो दूसरे रिलीजन के अगेंस्ट जो उनको प्रेजेंट किया जाता है, ये खतरनाक है, ये किसी भी देश के लिए खतरनाक है। तो बिलीव्स ऑफ वन रिलीजन आर प्रेजेंटेड एज सुपीरियर। एक रिलीजियस ग्रुप के बिलीफ्स को सुपीरियर, दूसरे को इंफीरियर ट्रीट किया जाता है। और स्टेट अपनी पावर का यूज करता है एक पर्टिकुलर रिलीजियस ग्रुप की डोमिनेशन के लिए। जैसे हमने देखा वहां पे रिलीजन के बेसिस पर और एथिकल बेसिस पर मेजोरिटेरियनिज्म जब अपनाया गया श्रीलंका के अंदर, तो वहां पे क्या हुआ, अल्टीमेटली सिविल वॉर ब्रेक आउट हुई, जो बहुत खतरनाक थी। तो कम्युनलिज्म के अंदर रिलीजन जो है वो बेसिस होता है सोशल डिवीजन का। कम्युनलिज्म, पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट रिलीजन, उनका मानना क्या होता है कि वो एक साथ नहीं रह सकते, जैसा टू नेशन थ्योरी जो मुस्लिम लीग ने कॉइन की थी, और उसकी वजह से क्या हुआ, इंडिया पाकिस्तान पार्टीशन। वो टू नेशन थ्योरी का बेसिस भी कम्युनलिज्म ही था। तो कम्युनलिज्म में सिंपल सा कंसेप्ट ये होता है कि एक डिफरेंट रिलीजियस जो ग्रुप्स है वो एक साथ नहीं रह सकते। इसी वजह से मुस्लिम लीग ने थ्योरी कॉइन की, टू नेशन थ्योरी, और अल्टीमेटली पाकिस्तान की डिमांड की। अब पॉलिटिक्स के अंदर कम्युनलिज्म कई सारी शेप लेता है, जैसे रिलीजियस प्रेजुडिसेस, स्टीरियोटाइप्स, हम अपने सराउंडिंग के अंदर भी देख सकते हैं। अब पॉलिटिक्स का यहां पे मतलब है हर तरीके से, चाहे वो ब्रॉड लेवल पर हो या अपने सराउंडिंग सोशल स्ट्रक्चर में, सोशल स्ट्राटा के अंदर क्यों ना हो। कि अगर ऐसा माना जाता है कि हाँ उस पर्टिकुलर रिलीजन के लोग तो ऐसे होते हैं, इस तरीके के होते हैं, ऐसे बोला जाता है, हम अपने सराउंडिंग्स में अगर ऐसा सुनते हैं तो वो भी क्या एक तरीके से प्रेजुडिस है, पूर्व धारणा हमने बना ली है। और वो पूर्व धारणा क्यों बना ली, क्योंकि स्टीरियोटाइप्स प्रिवलेंट है हमारी सोसाइटी के अंदर, ये वैसा है, ये वैसा है, उस रिलीजन के लोग ऐसे हैं, वो कट्टर हैं, वो नहीं है, वो ऐसे हैं, वो ऐसे ही होते हैं। तो ये जो रिलीजियस प्रेजुडिसेस एंड स्टीरियोटाइप्स है वो हम हमारे सराउंडिंग्स के अंदर भी देखते हैं। तो इस तरीके से कम्युनलिज्म एक शेप जो है वो लेता है। मेजोरिटेरियन डोमिनेंस, जैसे मेजोरिटेरियन डोमिनेंस श्रीलंका के अंदर किया गया, सिन्हलाज का डोमिनेंस हुआ तमिल्स के अगेंस्ट। और जब मेजोरिटेरियन, एक तरफ तो क्या दो चीजें होती है कम्युनलिज्म के अंदर, अगर मेजोरिटी कम्युनिटी जो है, जो मेजोरिटी रिलीजन है वो डोमिनेंस क्रिएट कर रहा है तो वो मेजोरिटेरियनिज्म की तरफ जाएगा। अब अगर माइनॉरिटीज हैं वो क्या डिमांड करेंगे, सेपरेट पॉलिटिकल यूनिट की, भाई अलग कर दिया जाए, अलग थलग कर दिया, जैसे पाकिस्तान क्रिएट हुआ टू नेशन थ्योरी के कारण। और इनिशियली स्टार्टिंग कम्युनलिज्म से स्टार्टिंग भी, तो मेजोरिटी कम्युनिटी मेजोरिटेरियनिज्म की तरफ जाएगी और जो माइनॉरिटीज है वो किस तरफ जाएंगी, सेपरेट पॉलिटिकल यूनिट की तरफ। तो इसीलिए कम्युनलिज्म खतरनाक है। रिलीजियस मोबिलाइजेशन, लोगों का धर्म के आधार पर मोबिलाइजेशन हो, लोगों को इकट्ठा किया जाए पॉलिटिक्स के अंदर। कम्युनल राइट्स, जो खतरनाक दंगे,
जो धर्म के नाम पर दंगे होते हैं, कितने लोग मारे जाते हैं। तो ये कई सारे फॉर्म्स है जो हम पॉलिटिक्स के अंदर कम्युनिज्म को स्पेसिफिकली देखते हैं। अब ये एक टॉपिक आता है जिसका नाम है सेकुलर स्टेट। ये एक तरीके से रिफॉर्म की बात है, कम्युनिज्म से कैसे बचा जाए। सबसे पहले तो सेकुलर स्टेट हम किसे कहेंगे? एक स्टेट जिसका कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं होता उसको हम बोलते हैं सेक्युलर स्टेट। सेकुलर स्टेट क्या है? ऐसा स्टेट जिसका कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। अब इंडिया के अंदर क्या क्या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस किए गए, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कौन कौन सी चीजें लिखी गई हैं जिसकी वजह से इंडिया एक सेकुलर कंट्री बनता है? हमारे देश का फर्स्ट, कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। सेकंड, हमारे देश में फ्रीडम टू प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट ये दिया गया है हर रिलीजन के लोगों को। फ्रीडम ऑफ रिलीजन स्पेसिफिकली फंडामेंटल राइट है। प्रोहिबिशन डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रिलीजन के बेसिस पर किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन जो है वो बंद है, प्रोहिबिट किया गया है। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रोविजन है, फंडामेंटल राइट है। और फोर्थ, स्टेट इंटरवीन कर सके, सबसे इंपॉर्टेंट बात है। देखिए, स्टेट को वैसे तो किसी भी सेकुलर स्टेट के अंदर स्टेट और रिलीजन अलग अलग होंगे, बट इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में अगर रिलीजन के अंदर, विद इन रिलीजन अगर कोई डिस्क्रिमिनेटरी अप्रोच अपनाई जाती है, अगर डिस्क्रिमिनेशन है, अगर कोई सोशल इविल्स हैं, तो उन सोशल इविल्स को दूर करने के लिए स्टेट इंटरवीन कर सकता है। हम बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स देख सकते हैं जहां पे रिलीजन्स के अंदर जो सोशल इविल्स थे, कुछ कुरीतियां, गलत रीतियां जो प्रचलित थी, तो उनको दूर करने के लिए सरकार कानून लेके आई, पार्लियामेंट कानून लेके आया और वो चीजें जो है वो दूर की गई। तो इस तरीके से ये सारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस जो है हमारे देश के अंदर है, और जिस वजह से हमारा देश जो है वो एक सेक्युलर कंट्री बनता है। अगला आपका तीसरा फैक्टर और लास्ट फैक्टर है इस चैप्टर का, कास्ट एंड पॉलिटिक्स। अब सबसे पहले तो देखिए कास्ट इनइक्वालिटीज होती क्या है, जिसको हम कास्टिज्म भी रेफर कर सकते हैं। तो एक ऐसा सिस्टम जिसमें कास्ट बेसिस पर जो है डिस्क्रिमिनेटरी अप्रोच अपनाई जाती है, सिस्टम ऑफ एक्सक्लूजन, एक्सक्लूड किया जाता है, डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट द आउटकास्ट ग्रुप्स, और एक हायरार्की, हायरार्की हम कहते हैं एक रैंक ऑर्डर, जैसे पुलिस के अंदर रैंक ऑर्डर होता है ना, हाईएस्ट पोस्ट जैसे किसी स्टेट के अंदर डीजीपी की है और कांस्टेबल्स, इस तरीके से एक रैंक ऑर्डर है पर्टिकुलर। तो उसी तरीके से जो कास्ट हायरार्की है वो हम कहेंगे रैंक ऑर्डर्स, जहां पे कास्ट को हाईएस्ट टू लोएस्ट प्लेस किया जाता है। तो व्हाट इज कास्ट हायरार्की? प्लेसमेंट ऑफ कास्ट फ्रॉम हाईएस्ट टू लोएस्ट। और जो इनह्यूमन प्रैक्टिस है अनटचेबिलिटी की, इनह्यूमन प्रैक्टिसेस ऑफ अनटचेबिलिटी, दैट इज कास्ट इनइक्वालिटीज। अब सोशल रिफॉर्मर्स बहुत सारे हुए हमारे देश के अंदर, ज्योतिबा फुले, महात्मा गांधी, बी आर अम्बेडकर, पेरियार रामास्वामी नायकर, जिन्होंने स्पेसिफिकली ये जो कास्टिज्म है, कास्ट हायरार्की, इसके अगेंस्ट आवाज उठाई और एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। हमारे देश के अंदर रिफॉर्म्स की अगर हम बात करें कास्ट सिस्टम में, तो इन वजहों से रिफॉर्म्स जो है वो हो रहे हैं। जैसे कई सारे जो सोशल रिफॉर्मर्स हैं, उन्होंने जो एफर्ट्स लगाए सोसाइटी के अंदर इंप्रूवमेंट लाने के लिए, सोसाइटी के अंदर कास्टिज्म को खत्म करने के लिए, तो उनके एफर्ट्स की वजह से। दूसरा, अर्बनाइजेशन। अब ये अर्बनाइजेशन क्या होता है? पॉपुलेशन का रूरल एरिया से अर्बन एरियाज में शिफ्ट होना। तो जैसे जैसे अर्बनाइजेशन हो रहा है, सोसाइटी मॉडर्न हो रही है, तो धीरे धीरे कास्ट सिस्टम अपने आप रिमूव हो रहा है। थर्ड, ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी। अब ये ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी का क्या मतलब है कि एक ऑक्यूपेशन से जो पर्टिकुलर, मतलब उस पर्टिकुलर फैमिली के अंदर जनरेशन टू जनरेशन वही ऑक्यूपेशन जो है वो अडॉप्ट किया करते थे, लेकिन अब उस ऑक्यूपेशन के बजाय कोई दूसरे ऑक्यूपेशंस, मॉडर्न ऑक्यूपेशंस, प्रोफेशंस जो है वो अडॉप्ट किए जा रहे हैं। तो जब शिफ्ट फ्रॉम वन ऑक्यूपेशन टू अनदर बाय न्यू जनरेशन, नई जनरेशन एक ऑक्यूपेशन दूसरे ऑक्यूपेशन पे शिफ्ट हो रही है, और जो अदर देन जो प्रैक्टिस की जाते थे उनके एंसेस्टर्स, जो उनके एंसेस्टर्स वो सेम काइंड ऑफ ऑक्यूपेशन प्रैक्टिस करते थे, लेकिन अब नई जनरेशन वो ऑक्यूपेशन प्रैक्टिस नहीं कर रही है, तो इसको हम कहते हैं ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी। तो जो ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी हो रही है, इसकी वजह से भी क्या हो रहा है, कास्ट सिस्टम में एक वो जो है उसमें रिफॉर्म आ रहा है। कैसे? क्योंकि नए नए प्रोफेशंस अपनाए जा रहे हैं, सोसाइटी में प्रोग्रेस हो रही है, मॉडर्नाइज हो रही है सोसाइटी, तो इस वजह से। और उसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस सबसे इंपॉर्टेंट, अबॉलिशन है अनटचेबिलिटी की स्ट्रिक्टली, कास्टिज्म के अगेंस्ट बहुत सारे प्रोविजंस किए गए, तो इस वजह से भी क्या हो रहा है, सोसाइटी के अंदर रिफॉर्म्स हो रहा है। एक क्वेश्चन आ सकता है लाइक which are the reasons how the caste society is getting reformed, explain in India,
हाउ सोसाइटी इज गेटिंग रिफॉर्म्ड, ब्रीफली एक्सप्लेन, एक्सप्लेन इन डिटेल, कैसे भी आ सकता है क्वेश्चन। आज के टाइम पीरियड के अंदर देखिए नेक्स्ट टॉपिक, कास्ट इनइक्वलिटी टुडे। इकोनॉमिक बेसिस पर, सोशल बेसिस पर, पॉलिटिकल बेसिस पर स्टिल हम बहुत लेवल पर देख सकते हैं कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन। जैसे अगर हम बात करते हैं दलित्स के, स्पेसिफिकली दलित्स में हम इंक्लूड करते हैं एससी एंड एसटीज को, तो इनकी कंडीशंस जो है दीज आर वर्स्ट ऑफ। तो ये सोशल इक्वालिटी से क्या क्रिएट होती है? इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। सोशल इनइक्वालिटी से इकोनॉमिक इनइक्वालिटी क्रिएट होती है। सॉरी, सोशल इक्वालिटी से तो क्या होगा? इकोनॉमिक इक्वालिटी क्रिएट होगी। सोशल इनइक्वालिटी से इकोनॉमिक इनइक्वालिटी क्रिएट होती है। तो इकोनॉमिक कंडीशंस जो एससी एसटी की वो बहुत खराब है। क्यों? क्योंकि सोशली उनको इनइक्वल ट्रीट किया गया इस वजह से। एक टॉपिक है आपका कास्ट इन पॉलिटिक्स, और नेक्स्ट एक टॉपिक आएगा पॉलिटिक्स एंड कास्ट। दोनों हम देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कास्ट एंड पॉलिटिक्स और कास्टिज्म। तो क्या है ये कास्टिज्म? इसको हम कहते हैं एक ऐसा बिलीफ जिसमें माना जाता है कि कास्ट एक सोशल, जो सोसाइटी है, सोशल कम्युनिटी है, उसका बेसिस क्या है? कास्ट है। हम पॉलिटिक्स के अंदर मतलब इसका कास्ट एंड पॉलिटिक्स का मतलब है किस तरीके से हम पॉलिटिक्स के अंदर अपने सराउंडिंग्स में कास्ट एक रोल प्ले करता है वो देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए, इलेक्शंस डेमोक्रेसी के अंदर होते हैं। इलेक्शंस के टाइम पीरियड में पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं अपने कैंडिडेट्स नॉमिनेट करती हैं। पॉपुलरली हम कहते हैं टिकट्स डिस्ट्रीब्यूशन। तो जब वो टिकट डिस्ट्रीब्यूट करती हैं तो वो कास्ट फैक्टर को सबसे इंपॉर्टेंट कंसिडर करती हैं, और पर्टिकुलर कास्ट अगर उनको लगता है कि ये कास्ट जो है यहाँ इस एरिया के अंदर ज्यादा है, मेजोरिटी में है या जीतने के चांसेस ज्यादा हैं, तो वो उनको टिकट देने का डिसाइड करती है। तो दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज है, उनको भी ऐसा लगता है कि इस पर्टिकुलर कास्ट को के वोट हमें भी मिलने चाहिए, तो वो उसी तरीके से जो है उसको डील करते हैं। तो पॉलिटिक्स के अंदर टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में किस तरीके से कास्ट रोल प्ले करता है ये हम यहां पे देख रहे हैं। नॉट ओनली देयर, जीतने के बाद में गवर्नमेंट फॉर्मेशन में जब मिनिस्टर्स बनते हैं तो मिनिस्टर्स का फॉर्मेशन में भी कास्ट फैक्टर को एक इंपॉर्टेंट फैक्टर माना जाता है कि कास्ट बेसिस पर जो है मिनिस्टर्स बनाया जाए ताकि सभी कास्ट को अकोमोडेट किया जाए और इससे पॉलिटिकली फायदा मिले। सेकंड, पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं कास्ट बेसिस पर कास्ट सेंटिमेंट्स को अपील करती हैं ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ इलेक्शंस, पॉलिटिकली सपोर्ट गेन करने के लिए। आप देखिए एक इंपॉर्टेंट बात यहां पे और है कि यूनिवर्सल रियल फ्रेंचाइज, राइट टू वोट जिसको हम कहते हैं, इरेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, रिलीजन, जो राइट टू वोट मिला है, हर कास्ट ग्रुप मैटर करता है पॉलिटिकल एरिना में। सो इलेक्शन जीतने के लिए ऐसा नहीं है कि कोई एक पर्टिकुलर कास्ट ग्रुप या दो कास्ट के डोमिनेशन के बेसिस पर जीता जा सकता है। हमें यहां यह भी समझना पड़ेगा कि सभी कास्ट के वोट जो है वो चाहिए होते हैं पॉलिटिकल पार्टीज को इलेक्शन जो है वो विन करने के लिए। सो इसीलिए हम यहां पे क्या कहते हैं, इलेक्शंस का मतलब ऐसा नहीं है कि इट इज ऑल अबाउट कास्ट। कि हमने सर हम बहुत सारे यहां पे फैक्टर्स ये देखे कि कई सारे रिफॉर्म्स हैं कास्ट के पॉलिटिक्स में, तो इसका मतलब पॉलिटिक्स में सिर्फ कास्ट ही मैटर करती है, इट्स ऑल अबाउट कास्ट। नो, इलेक्शंस आर नॉट ऑल अबाउट कास्ट। क्यों? क्योंकि ये सारे पॉइंट्स हैं उनके बेसिस पर हम कह सकते हैं। आपसे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, why you cannot say that elections are not all about caste? Because of the following reason. First, कोई भी ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं है कंट्री में कि क्लियर मेजोरिटी हो किसी पर्टिकुलर सिंगल कास्ट की। तो हर कैंडिडेट को, हर पार्टी को किसी एक कास्ट के का ही वोट नहीं चाहिए होता, उसको सभी का वोट चाहिए होगा, इसीलिए उसको सभी की बात करनी पड़ेगी। सीधी सिंपल सी बात है। सेकंड, कोई भी पार्टी या कोई भी कैंडिडेट ऐसा नहीं कर सकता कि 100% वोट मैं मतलब रिप्रेजेंट करता हूं इस कास्ट को, 100% वोट मुझे इस पार्टी को ही मिलेंगे, नहीं। और जरूरी नहीं कि मिले। लोग कास्ट के बेसिस पर नहीं, बहुत सारे फैक्टर्स के बेसिस पर भी वोट करते हैं। हां, मानते हैं कि कास्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है आज के टाइम पीरियड में भी इंडिया के अंदर, बट स्टिल ये कई सारे फैक्टर्स है जिसके बेसिस पर हम कह सकते हैं कि इलेक्शंस का मतलब ऐसा नहीं कि इट्स ऑल अबाउट कास्ट। थर्ड, रूलिंग पार्टीज और सिटिंग एमपीज बहुत बार इलेक्शंस लूज करते हैं, तो इससे साबित होता है कि सिर्फ कास्ट के बेसिस पर इलेक्शन जीता जाए, ऐसा नहीं हो सकता। एक इंपॉर्टेंट टर्म कॉइन की जाती है पॉलिटिक्स के अंदर, बहुत बार न्यूज में भी बोला जाता है, आप लोगों ने सुना होगा, वोट बैंक। अब ये क्या होता है वोट बैंक या वोट बैंक पॉलिटिक्स? तो वोट बैंक हम कहेंगे स्पेसिफिकली एक ऐसे लॉयल ग्रुप को, ग्रुप ऑफ वोटर्स जो सिंगल कम्युनिटी, a loyal group of voters from a single community who repeatedly back a certain political groups or candidate। कि पर्टिकुलर कोई कास्ट का, कम्युनिटी का, कोई भी हो सकता है, रिलीजियस कम्युनिटी हो सकती है, कास्ट बेसिस पे कम्युनिटी हो सकती है, कोई भी,
कि उसका ज्यादा जो सेक्शन, एक चंक जो है वो किसी पर्टिकुलर कैंडिडेट को या पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी को ही वोट देता आया है, क्योंकि ट्रेडिशनली वो उसे वोट दे रहा है, वो लॉयल है उसके लिए। तो वो क्या बन चुका है, एक तरीके से वोट बैंक। इसको हम कहते हैं वोट बैंक पॉलिटिक्स। नाउ पॉलिटिक्स इन कास्ट, अभी तक हमने क्या देखा, अभी हमने देखा कास्ट इन पॉलिटिक्स, अब हम देख रहे हैं पॉलिटिक्स इन कास्ट, कि कास्ट के अंदर किस तरीके से मतलब ये जो पूरा सोशल स्ट्राटा है, कास्ट स्ट्राटा है, कास्ट सिस्टम, इसके अंदर कैसे पॉलिटिक्स होती है। सो कास्ट गेट्स पॉलिटिसाइज्ड, ये आप 2-3 फैक्टर्स देखिए। फर्स्ट, हर ग्रुप, कास्ट ग्रुप ट्राई करता है कि वो और ज्यादा बड़ा बने, अपने से रिलेटेड जो कास्ट हैं, सब कास्ट हैं, उनको इनकॉर्पोरेट करके वो डोमिनेशन क्रिएट करे। उनसे रिलेटेड जो कास्ट हैं वो उन सबको जोड़कर हम क्या बने, एक तरीके का ग्रुप फॉर्म करें, तो हर कास्ट ग्रुप ये, ताकि उसका डोमिनेशन बढ़े। सेकंड, कई सारे कास्ट जो ग्रुप्स हैं वो एक तरीके से कोलिशन, हम पर्टिकुलर कोई एक कास्ट है, वो किसी दूसरी कास्ट, तीसरी कास्ट, चौथी कास्ट, ऐसे अलग अलग कास्ट के साथ में क्या करें, इलेक्शंस के टाइम पीरियड में पॉलिटिक्स के अंदर एक ग्रुप फॉर्म करें, भाई हम कोलिशन करते हैं और एक तरीके से हम वोटिंग के जरिए अपना डोमिनेंस क्रिएट करेंगे। तो वेरियस कास्ट ग्रुप्स रिक्वायर्ड टू एंटर इनटू ए कोलिशन विद अदर कास्ट और कम्युनिटीज। तीसरा, नए नए कास्ट ग्रुप्स जो हैं, वो टर्म जो है वो कॉइन हो रही है, फॉरवर्ड, बैकवर्ड्स, ओबीसीज, दलित्स। तो यहां पे किसी पर्टिकुलर एक कास्ट की बात नहीं हो रही, उसके अंदर बहुत सारी कास्ट, हंड्रेड्स ऑफ कास्ट आर देयर, तो कंबाइंडली उनको रेफर कर दिया, लाइक दलित्स, लाइक जो डाउन ट्रोडन है, एससीज एंड एसटीज स्पेसिफिकली, तो उनको सबको कॉइन कर दिया। तो पॉलिटिक्स के अंदर ये वर्ड्स बहुत बार कॉइन होते हैं। तो ये क्या है, ये पॉलिटिक्स इन कास्ट है, कि किस तरीके से कास्ट अपने आप को डोमिनेट करने के लिए, अपना जो है एक पावर बढ़ाने के लिए, पॉलिटिकली पावर बढ़ाने के लिए, सोशली इकोनॉमिकली पावर बढ़ाने के लिए एक तरीके से ग्रुप्स फॉर्म करती हैं, उसको हम कहते हैं पॉलिटिक्स इन कास्ट। सो ये जो पॉलिटिकल एक्सप्रेशन है, हैज देयर गिवन ड्यू शेयर टू मैनी डिसएडवांटेज कम्युनिटीज। तो इस तरीके का जो पॉलिटिक्स इन कास्ट है, अब ऐसे कई सारे ग्रुप्स जो फॉर्म हुए हैं, चाहे वो दलित्स हैं, चाहे बैकवर्ड्स, ओबीसीज हैं, तो इसकी वजह से क्या हुआ है, पॉलिटिक्स के अंदर इनका डोमिनेंस बढ़ा है, तो इसने जो ड्यू शेयर है वो भी इनको मिल रहा है। तो एक तरीके से हम कहें तो देखिए बहुत सारी नेगेटिव्स हैं कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स की, तो ये कुछ हम पॉजिटिव्स भी हम यहां पे देखते हैं कि पॉलिटिकल एक्सप्रेशंस ने क्या किया, दे हैव गिवन ड्यू शेयर टू द मोस्ट डिसएडवांटेज्ड कम्युनिटीज। सो एवरीवन, दिस इज ऑल अबाउट जेंडर, रिलीजन, कास्ट। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। हमने इस चैप्टर को जो क्लास 10th के अंदर आपको दे रखा है, पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर है, जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट, और कंपटीशन के प्रिपरेशन से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने पूरा कवर किया है A to Z। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप जरूर बताइएगा, एंड थैंक्स अ लॉट एवरीवन फॉर योर सपोर्ट। थैंक यू वेरी मच। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।